हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए हम देखते हैं PYQ टू MCQ। इसके तहत हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और न्यूज़पेपर से ऐसे टॉपिक चूज करते हैं जिससे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो सके। ये खास करके प्रीलिम्स को टारगेट करता है। और जब हम न्यूज़पेपर को एनालिसिस करते हैं टॉपिक का, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं प्रीलिम्स के और उसके आंसर्स भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़ डिस्कशन। तो सबसे पहला जो पेज नंबर 1 पे आपको मिला होगा द हिंदू के अंतर्गत इन्फ्लेशन फॉल्स टू 4 मंथ लो इन दिसंबर। तो इसके तहत आपको दिखाया गया है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो दिसंबर 2024 में कैसे पिछले 4 महीने की तुलना में लो दिखाया गया है। ये आपके पास दिया भी गया है इसका सब। और इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो डेटा है, जो महत्वपूर्ण डेटा है वो इस प्रकार है कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो गिरा है 4 मंथ लो, यानी कि 4 महीने के न्यूनतम स्तर पे गिर पहुंच गई है। और इंडियाज़ का जो रिटेल इन्फ्लेशन है 5.2% हो गया है दिसंबर 2024 में, जो 5.5% था नवंबर 2024 के अंतर्गत। और ये जो डेटा जारी किया जाता है नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस ऑफ इंडिया NSO के द्वारा ये डेटा जारी किया जाता है। उसी तरीके से फूड इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये 9.4% जो था हो गया दिसंबर में, वो नवंबर में था 8.4%। यानी कि फूड इन्फ्लेशन में खाद्य मुद्रास्फीति में जो है एक छोटा सा दिसंबर में गिरावट इसमें भी हुआ है और वो हो गया है 8.4%। तो इसके तहत जो हम लोग देखने वाले हैं, जो की हाइलाइट्स हैं, वो इस प्रकार हैं कि अर्बन इन्फ्लेशन जो है 4.6% है दिसंबर, जो 4.9% नवंबर में था। रूरल इन्फ्लेशन की बात करें तो 5.8% दिसंबर में था, जो नवंबर के अंतर्गत 5.95% था। तो इसमें गिरावट हुई है। शहरी मुद्रास्फीति और ग्रामीण मुद्रास्फीति आपने देख ली। तो इसके अंतर्गत आप देख लीजिए CPI वर्सेस जो RBI प्रोजेक्शन है वो देख लीजिए। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औसत 24-25 की तीसरी तिमाही में 5.63% रहा। जो RBI का जो अनुमान था 5.7% से थोड़ा सा कम था। फूड एडिबल ऑयल की, यानी कि खाने वाले खाद्य तेल की बात करें तो ये 33% हाई पे, और ये 14.6% है फ्रॉम 13.3% जो है नवंबर उससे की तुलना में ये हाई था। तो ऑल ओवर तो अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो कम आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आप एडिबल ऑयल और फैट इन्फ्लेशन को देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा जो है वृद्धि देखने को मिलेगा। और ये जो 14.6% ये 43 मंथ के हाई स्तर पे ये देखने को आपको मिल जाता है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन्फ्लेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSC में 2022 की अगर बात करें तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि महंगाई बहुत अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की प्रतिभूतियां खरीदेगा। अब आप सोचिए कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो RBI अगर प्रतिभूति खरीदता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर RBI खरीदता है, तो इसका मतलब है कि RBI सरकार को पैसा देगा, मतलब पब्लिक मनी में फंड जाएगा। और जब पब्लिक मनी में फंड जाएगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। जब कभी भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्रतिभूति खरीदता नहीं है बल्कि प्रतिभूति बेचता है RBI, ताकि RBI जो है शक कर सके मनी को। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर आप इस हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट को अगर हम काट दें तो हमारा ऑप्शन बन जाता है 2 और 3। आप देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। यदि रुपया तेजी से अवमूल्यित होता है तो RBI बाजार में डॉलर बेचता है। निश्चित रूप से डॉलर बेचेगा तो फिर क्या होगा? पैसे इंडियन रुपीज जो है वो मार्केट से सक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारत का जो मूल्य है रुपया, उसका जो है वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ेगा। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिर जाए तो RBI डॉलर खरीदने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा आंसर था वो आंसर था B, 2 और 3। देखिए, इसका डिटेल भी दिया हुआ है। यदि महंगाई बहुत अधिक है तो RBI बाजार में सरकारी प्रतिभूति बेचेगा
ताकि तरलता को जो है सोखा जा सके और महंगाई का दबाव जो है वो कम हो। उसी तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट जो है, जब रुपया तेजी से अवमूल्यित होता है तो आरबीआई विदेशी मुद्रा में डॉलर बेचकर रुपये को स्थिर करने का प्रयास करता है, ताकि मार्केट से जो है मार्केट में थोड़ा अगर डॉलर जाएगा और डॉलर की वृद्धि होगी तो रुपया इंक्रीज होगा। थर्ड स्टेटमेंट देख लीजिए, यदि अमेरिका और यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो भारतीय बाजारों में सापेक्ष आकर्षण बढ़ती है, जिससे विदेशी पूंजी प्रवाह होता है। इस स्थिति में रुपये का जो है अत्यधिक सराहना को रोकने के लिए आरबीआई डॉलर खरीद सकता है। तो डॉलर खरीदेगा तो क्या होगा, रुपये का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं बढ़ेगा। मुख्य बिंदु इसके तहत की नोट्स कुछ ले लीजिए। जो आरबीआई की महंगाई नियंत्रण में भूमिका इन्फ्लेशन कंट्रोल है वो हाई इन्फ्लेशन, तो आरबीआई क्या करेगा, तरलता घटाएगा और सरकारी प्रतिभूति बेचेगा। रुपये का अगर अवमूल्यन आप देख लीजिए तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर बेचता है, डॉलर की आपूर्ति बढ़ाता है, इससे रुपये को स्थिर करता है। फॉरेन इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट आप देख लीजिए, विदेशी ब्याज दर का जो प्रभाव है वो जैसे ही विदेशी ब्याज दर में गिरावट होगा भारत में पूंजी प्रवाह बढ़ेगा। रुपये की सराहना प्रतिबंधित करने के लिए आरबीआई क्या करता है, डॉलर खरीदता है, मतलब रुपये को बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होने देता है। इसी रिस्पेक्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, और मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है। तो वस्तुओं और सेवा की मांग अगर ज़्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगी, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। तो ये बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के कारण नहीं होता, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के कारण नहीं होता, बल्कि जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो बढ़ जाता है। तो इस कारण से ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। और अति मुद्रास्फीति स्थिर आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयोजन को संदर्भित करती है। ये ऐसा नहीं, ये स्टैगफ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन की बात करता है, और ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है ये स्टैगफ्लेशन का दिया हुआ है। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो केवल एक, यानी ओनली वन इज द राइट ऑप्शन हेयर। करेक्ट क्यों है ये देख लीजिए। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग जो है आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे कीमतें बढ़ने लगती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जो है उत्पादन लागत, अभी हम बात कर रहे थे, मजदूरी लागत में वृद्धि होती है तो इस कारण से बढ़ती है, जबकि उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के कारण नहीं बढ़ती। उसी प्रकार से अति मुद्रास्फीति अत्यधिक और तीव्र मूल्य वृद्धि को संदर्भित करती है। जो तेजी से अत्यधिक मात्रा में अगर मूल्य वृद्धि हो रही है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन कह सकते हैं, यानी कि अति मुद्रास्फीति, जो अक्सर मुद्रा मूल्य के पतन के कारण होती है। जैसे अभी भारत का मूल्य का क्या है, मुद्रा का मूल्य गिर रहा है अमेरिका के डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऐसे में मूल्य वृद्धि हो सकती है। ये स्थिर आर्थिक वृद्धि या उच्च बेरोजगारी के कारण ऐसा नहीं होता। तो आज के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है क्योंकि डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है और रुपए गिर रहा है। की नोट्स इसके तहत आप देख लीजिए। तो जो डिमांड यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है ये कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिमांड, यानी कि डिमांड जो बढ़ता है अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग के कारण होता है। उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और सरकारी नीतियों से प्रेरित हो सकता है। कॉस्ट पुश जो है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति आप देख लीजिए, उत्पादन लागत में वृद्धि होती है अगर उच्च मजदूरी या कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, तब ऐसा होता है। अति मुद्रास्फीति की बात अगर हम करें, हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें, तो यह मूल्य में अत्यधिक और अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। अक्सर मुद्रा मूल्य के पतन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ऐसा होता है। अगर भारत की मुद्रा लगातार अगर गिरती जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जबकि स्टैगफ्लेशन की बात करें, स्थिर मुद्रास्फीति की बात करें, तो स्थिर आर्थिक विकास, उच्च बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ये तीनों का संयोजन जब एक साथ कंपैक्ट हो जाता है तब स्टैगफ्लेशन यानी स्थिर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। सो मुद्रास्फीति को हम लोग समझते हैं। मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें निरंतर वृद्धि अगर होती जाती है, वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जाती है, सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कह सकते हैं।
मुद्रास्फीति के प्रकार डिमांड पुल यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अभी हमने पढ़ा है, लागत प्रेरित भी पढ़ा है। अंतर्निहित मुद्रास्फीति देख लीजिए, मजदूरी और कीमतों में जो बढ़ने का जो चक्र होता है ये एक साइकिल होता है और साइक्लिक यानी चक्रिक इसको आप मुद्रास्फीति कह सकते हैं। तो मजदूरी और कीमतों में बढ़ने के चक्र के कारण जो है अंतर्निहित मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। अति मुद्रास्फीति आपने देखा है कि अत्यधिक और तीव्र मूल्य वृद्धि अक्सर मुद्रा मूल्य के पतन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण, जिसकी हमने बात की। और स्टैगफ्लेशन जो है स्थिर आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयोजन का परिणाम होता है। डिमांड मांग पक्ष कारक आप देख लीजिए, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि अगर होती है मुद्रास्फीति के कारणों में, करों में कटौती और सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपूर्ति पक्ष कारक के अंतर्गत देख लीजिए तो आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें जैसे प्राकृतिक आपदा, युद्ध की स्थिति में ऐसा हो सकता है। उत्पादन लागत में वृद्धि जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि होने से ऐसी स्थिति आ सकती है। मौद्रिक अगर कारक अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था में अत्यधिक धन की आपूर्ति अगर हो जाती है तब मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। ग्लोबल फैक्टर अगर वैश्विक कारण के तहत आप देखें तो मुद्रा अवमूल्यन के कारण आयात लागत जो है, मुद्रा मूल्यन के कारण आयात लागत की स्थिति जो बदलती है उस कारण से भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। और व्यापार को प्रभावित करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय संकट होते हैं इस कारण से भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। सो इफेक्ट क्या क्या होगा, तो खर्च और निवेश को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। सकारात्मक प्रभाव आप देख लीजिए मुद्रास्फीति का। और ऋण और वास्तविक ऋण के जो वास्तविक बोझ है उसको कम करता है, क्योंकि मान के चलिए कि आपने अगर 5,000 रुपया किसी से लिया और डॉलर के रिस्पेक्ट में अगर आपने उस समय 5,000 रुपया लिया और आज के समय में अगर आप पे करेंगे तो आपको कम पैसा पे करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऋण का जो वास्तविक बोझ है वो कम होता है। और अगर जनरल केवल हम भारत के संदर्भ में भी बात करें तो आपने किसी से 1,000 रुपया लिया और उसको अगर आपको 1,100 रुपया देना था और 10% अगर इन्फ्लेशन हो गया तो आपने उसको उतना ही पैसा दिया एक्चुअली में जितना पैसा आपने उससे लिया था, क्योंकि जो वस्तु वो खरीदेगा जो उस समय 1,000 में खरीद सकता था आज वो 1,100 में वही वस्तु खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको फायदा नहीं हुआ। नकारात्मक प्रभाव देख लीजिए, क्रय शक्ति को ये क्या करता है, कम करता है, आय असमानता पैदा करता है और व्यापार वातावरण में अनिश्चितता की स्थिति को उत्पन्न करता है। मेजरमेंट कैसे होता है, मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है, तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। यह ध्यान दीजिएगा, जब कंज्यूमर प्राइस की बात आती है तो ये खुदरा कीमतों में बदलाव को मापेगा, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात आएगी, थोक मूल्य सूचकांक इसे कहते हैं, तो थोक कीमतों में जो बदलाव आएगा उसको मापेगा। रिटेल में चीनी 1 किलो और जो होलसेल प्राइस है आप समझ लीजिए कि 100 बैग अगर लेते हैं आप तो ये होलसेल के अंतर्गत आ जाएगा। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, तो जीडीपी में सभी वस्तुओं और सेवाओं को कवर करने वाला ये व्यापक उपाय है। आगे हम देखते हैं मुद्रास्फीति के लिए नियंत्रण के उपाय हमारे पास क्या क्या हैं। तो कुछ उपाय हैं जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं, और इसको लागू करता है सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक हमारा है आरबीआई। ये जो है ब्याज दरों और धन आपूर्ति जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा यानी कि धन आपूर्ति, ब्याज दर, ये सारी चीजें आते हैं। जबकि राजकोषीय नीति के अंतर्गत आप देखें तो सार्वजनिक व्यय को कम करना या कर बढ़ाना ऐसा कर सकते हैं। और ये जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है कि टैक्स हमें बढ़ाना है कि टैक्स हमें कम करना है। सप्लाई चेन में मेजर्स के तरफ देखेंगे आपूर्ति पक्ष उपाय, तो आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना, उत्पादन लागत को कम करना हो सकता है। और नियामक उपाय के अंतर्गत आप देखेंगे तो जमाखोरी और काले बाजारी, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग, प्याज को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं, तो स्टॉक करके अगर प्याज को रोक देते हैं तो प्याज आता नहीं है मार्केट में, तो ऐसी स्थिति में उसका प्राइस जो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे। दिल्ली हाई कोर्ट जो कोर्ट पुल्स अप आप गवर्नमेंट फॉर डिलेइंग टेबलिंग द CAG रिपोर्ट। तो CAG रिपोर्ट को जो है अभी तक ये टेबल नहीं किया गया है दिल्ली के विधानसभा के अंतर्गत, तो इसको लेकर के हाई कोर्ट ने क्या किया है,
कहा है कि इसको जल्दी भैया टेबल करो, क्योंकि सबको जानना है कि तुम इतने दिन में 1 साल का जो तुम्हारा और अदर पिछले भी रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे रिकॉर्ड्स हैं, तो ये जनता को जानने का हक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, सीएजी का रिपोर्ट कैसे आता है और कैसे पब्लिक होता है, ये सारी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे और फिर इसके रिगार्डिंग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है कि सीएजी का जो रिपोर्ट है उसको टेबल नहीं किया गया है विधानसभा के अंतर्गत। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार को विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने में देरी के लिए फटकार लगाई है। और अभी चूंकि इलेक्शन भी है तो जो दबाव है वो ज़्यादा है, खास करके बीजेपी को अगर आप देखें तो बीजेपी एमएलए जो हैं उन्होंने याचिका दायर की है सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की मांग की है। कोर्ट ने आप सरकार को रिपोर्ट रोकने और चर्चा में देरी करने के लिए इसकी आलोचना की है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सीएजी क्या होता है ओवरऑल, और उसके बाद हम देखेंगे कि सीएजी कैसे रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट कैसे पब्लिक करता है और इसकी जानकारी से क्या क्या सकारात्मक असर हो सकता है। तो सीएजी जो भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक हैं, उसे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर आप देखें तो आर्टिकल 148 के तहत जो है सीएजी का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। और सीएजी जो है सरकार के खातों का लेखा परीक्षण करने वाली एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। रिपोर्ट जो जारी किया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स यानी विनियोग खातों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू रिसीट यानी कि राजस्व प्राप्तियों पर लेखा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन कॉमर्शियल एंड ऑटोनोमस बॉडी यानी वाणिज्यिक और स्वायत्त निकाय जो है उनके ऊपर लेखा परीक्षा रिपोर्ट ये जारी करती है। तो यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित क्या क्या लेखे जारी करती है ये आप देख लीजिए। तो केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभाग और स्वायत्त निकायों का लेखा परीक्षा करती है ये, और साथ ही साथ कर राजस्व, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और रक्षा व्यय की जो लेखा है उसका भी परीक्षण ये करती है। महात्मा गांधी यानी मनरेगा की जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड केंद्र प्रायोजित योजना, उसकी वित्तीय स्थिति का भी परीक्षण करती है। प्रदर्शन लेखा परीक्षा भी, परफॉर्मेंस ऑडिट भी करती है। इसके तहत सरकारी कार्यक्रम और परियोजनाओं की जो दक्षता है उसका मूल्यांकन करती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, रेलवे राजमार्ग बुनियादी परियोजना जो लाई जाती हैं उनके क्या लाभ हो रहे हैं। कंप्लायंस ऑडिट या अनुपालन लेखा देख लीजिए, वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है। केंद्र की योजनाओं में धन की अगर गड़बड़ी है वो इसके तहत देखी जाती है। मंत्रालय द्वारा जो खरीद की गई है और उसमें जो अनियमितता या होती हैं स्थितियां, उसके ऊपर भी रिपोर्ट जारी करती है। वहीं अगर स्टेट वित्त की बात करें, स्टेट फाइनेंसेस की बात करें, तो राज्य के बजट, कर राजस्व और केंद्र से प्राप्त अनुदान की लेखा परीक्षा करती हैं। जैसे राजकोषीय घाटे के रुझान और केंद्रीय अनुदान का उपयोग जो हुआ उसके विषय में ये जानकारी प्रस्तुत करती हैं। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के भी ऊपर ये डेटा जारी करती है। नगर निगमों और पंचायत की लेखा परीक्षा करती है। स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जैसी परियोजनाओं पर भी ध्यान ये केंद्रित करती हैं। क्षेत्रीय लेखा परीक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्र को देख लीजिए। राज्य स्वास्थ्य योजनाओं की लेखा परीक्षा की जाती है। कृषि सब्सिडी के उपयोगों की भी जांच की जाती है इसके तहत। तो मेकिंग सीएजी रिपोर्ट जो है पब्लिक, ये पब्लिक कैसे किया जाता है सीएजी रिपोर्ट ये आप देख लीजिए। तो सबमिशन टू द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर केंद्रीय रिपोर्ट है तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है सीएजी के द्वारा, और अगर राज्य की रिपोर्ट है तो वो गवर्नर को सबमिट किया जाता है। तो सेंट्रल लेवल पे आप देख लीजिए, केंद्र स्तर पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जबकि राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपी जाती है। टेबलिंग इन द लेजिस्लेचर, तो रिपोर्ट संसद या संबंधित राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है या विधायिका के सत्र के दौरान किया जाता है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। अब है रेफरल टू पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी को ये रेफर किया जाता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इन्हें लोक लेखा समिति यानी पीएसी या सार्वजनिक उपक्रम समितियों को भेजा जाता है कि ताकि वो रिपोर्ट की जांच कर सके। पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं, निष्कर्षों की समीक्षा करता है और अपनी सिफारिश प्रस्तुत करता है। पब्लिकेशन फॉर पब्लिक एक्सेस जो है ये देख लीजिए, विधायिका में प्रस्तुत होने के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेज बन जाती है। मतलब इसका मतलब ये है
कि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में या जहाँ विधानसभा है यूटीज में, वहाँ राज्यपाल इस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि ये रिपोर्ट जब विधायिका में प्रस्तुत होती है उसके बाद ही सार्वजनिक हो सकती है। ये बात ध्यान रखने की चीज़ है। रिपोर्ट को सीएजी के आधिकारिक वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मीडिया कवरेज एंड एनालिसिस आप देख लीजिए, मीडिया रिपोर्ट का विश्लेषण करती है और उसके ऊपर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। उसी प्रकार यह सरकारी खर्च और प्रदर्शन के बारे में जनता को जागरूक बनाता है और सरकार जनता को ये पता चलता है कि उसके जो टैक्स के मनी हैं, जो वो टैक्स पे कर रहे हैं कुरकुरे खा करके, जी हाँ बिल्कुल, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वो तो ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है। सीएजी की स्वतंत्रता के विषय में आप देख लीजिए, अपॉइंटमेंट जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है और इनका कार्यकाल जो है 6 साल का हो सकता है, या उनकी एज जो है 65 वर्ष अगर हो जाती है पहले, तो वो पहले भी पद मुक्त हो सकते हैं। हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, केवल 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 यहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ इस तरीके का चीज़ हो, इंडिकेटिंग वर्ड्स हो, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो केवल कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति जो महाभियोग की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया से इन्हें हटाया जाता है। कार्य में स्वायत्तता कैसे होता है, तो सीएजी का जो है वेतन और खर्च भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। तो इस रिगार्ड में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, नियंत्रक एवं महालेखा यानी कि सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक बनाने की प्रक्रिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक बनाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय स्तर पर सीएजी रिपोर्ट सीधे संसद में प्रस्तुत करता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एक इंडिकेटिंग वर्ड्स भी है, सीधे संसद में प्रस्तुत करता, नो बिल्कुल नहीं, बल्कि सीएजी अपना रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रिपोर्ट सीएजी प्रस्तुत करता है। विधायिका में प्रस्तुत, तो पहला हमारा गलत हो गया, इस हिसाब से ये देख लीजिए, पहला जहाँ भी है वो 2 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास है 2 और 3, तो 2 तो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 बिल्कुल सही होगा। पहले हम लोग 3 को पढ़ते हैं। सीएजी रिपोर्ट केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद सार्वजनिक दस्तावेज बनती है, नो, बल्कि ये लेजिस्लेचर के पास जाती है तो जाकर के, तो 3 नंबर भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन तो हमारा 2 सही है, आंसर हमें मिल गया है। फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। विधायिका में प्रस्तुत होने के बाद सीएजी रिपोर्ट को आगे की समीक्षा के लिए लोक लेखा समिति, अभी हमने पढ़ा है, लोक लेखा समिति को भेज दिया जाता है और लोक लेखा समिति जो है इस पे अपना ओपिनियन जारी करती है। तो ऑप्शन हमारा 2 आंसर हो गया। हमने देख लिया कि केंद्रीय स्तर पर सीएजी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपती है, विधायिका में प्रस्तुत होने के बाद सीएजी लोक लेखा समिति के पास या सार्वजनिक उपक्रमों पर समितियों के पास समीक्षा के लिए भेजी जाती है। और थर्ड जो हमारा ऑप्शन था, सीएजी रिपोर्ट विधायिका में प्रस्तुत होने के बाद सार्वजनिक दस्तावेज बनती है, राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद नहीं। तो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट जो है केंद्र स्तर पर सीएजी राष्ट्रपति को सौंपता है, राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपता है और पीएसी को भेजा जाता है। रिपोर्ट प्रस्तुति के बाद पीएसी द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है और सार्वजनिक पहुंच भी रिपोर्ट जो है सीएजी वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, ताकि लोग उसको देख करके अध्ययन कर सके। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आप खुद ही करके देख लीजिएगा, इसका आंसर भी दिया हुआ है। सो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये नेक्स्ट टॉपिक जुड़ा हुआ है स्कैम, डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर के। सो रिटायर्ड टीचर सेव्ड फ्रॉम लूजिंग 79 लाख रुपया जो है डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, एक रिटायर्ड टीचर का ये लोग गमन करने के चक्कर में तो पड़े हुए थे, लेकिन मामला बिगड़ गया और इनके हाथ में पैसे नहीं लगे। तो कैसे हुआ, चलिए देखते हैं इन चीज़ों को। सो बैंक मैनेजर जो है सेव किया रिटायर्ड टीचर के 79 लाख रुपया जो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम को स्कैम होने से बचा लिया। सो केंद्रीय दिल्ली में एसबीआई जो है कि एक बैंक मैनेजर ने 68 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट घोटाले के शिकार होने से बचाया है और शिक्षिका को फ़ोन पर 300 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का दावा किया गया था, जिसके बाद वह 79 लाख ट्रांसफ़र करने वाली थी, लेकिन जो बैंक मैनेजर है उन्होंने ट्रांसफ़र करने और पैसे इतने बड़े अमाउंट देने से तात्कालिक रूप से मना किया और इसका फ़ायदा हुआ कि स्कैम होने से ये बच गया। और यह घोटाला जो है कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में पहचान कर और गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसा ऐंठने के चक्कर में लगे हुए थे।
सो चलिए हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, क्या यहाँ पे डिजिटल रूप से आपको हाथ पैर बांध के रख दिया जाता है अंदर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। सो डिजिटल गिरफ्तारी से तात्पर्य है अपराध में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान, ट्रैकिंग और पकड़ने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजिटल साक्ष्य और ऑनलाइन विधियों का उपयोग करना। यानी कि जो भी गड़बड़ी की है, जिस किसी ने जो अपराध में संलिप्त व्यक्ति हैं उनको पकड़ने के लिए प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, डिजिटल साक्ष्य अपनाओ और ऑनलाइन विधियों का उपयोग करना चाहिए, किया जाता है। इसके तहत आप देख लीजिए इसकी मुख्य विशेषता क्या है। डिजिटल साक्ष्य का उपयोग किया जाता है, जैसे सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, जीपीएस डाटा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, इन सब के रिकॉर्ड शामिल किए जाते हैं। वास्तविक रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है इसकी, जीपीएस, ड्रोन और ऑनलाइन निगरानी उपकरण के माध्यम से इनको ट्रैक किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। जो एआई एल्गोरिदम है उनको एनालाइज किया जाता है और उसका विश्लेषण करके अपराधी का जो पैटर्न है उसकी भविष्यवाणी और अपराध का पता लगाने के लिए किया जाता है। साइबर अपराध जांच की जाती है इसके तहत। हैकिंग, फिशिंग, पहचान चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट आपने समझ लिया कि डिजिटल साधनों का, एआई साधनों का पकड़ने के लिए जो उपयोग किया जाता है अपराधियों को, उसको हम लोग डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। तो भारत में जो कानूनी ढांचा है इसको आप देख लीजिए। आईटी एक्ट जो है 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसके तहत साइबर अपराध मामलों में डिजिटल साक्ष्य के संग्रह और उपयोग को नियंत्रित करता है। तो भारत में डिजिटल रूप से जो डेटा यूज़ किया जाता है अपराधियों को पकड़ने के लिए, ये जो है लीगल है, इलीगल नहीं है। तो डिजिटल अरेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, परिभाषा की बात करें तो डिजिटल अरेस्ट जो है उसको कहाँ से शक्ति मिलती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से। इसके साथ ही इंडियन पीनल कोड जो है 1860 देख लीजिए। साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य डिजिटल अपराधों का प्रावधान इसके तहत किया गया है। सीआरपीसी 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत भी आप देखेंगे अदालतों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना, कि हम लोग डिजिटल अरेस्ट को और डिजिटल स्कैम को एक ही समझ लेते हैं और ये होती है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले देखिए कि जो लीगल है, वैध है, कौन सा डिजिटल जो अरेस्ट है वो लीगल है और ऑथराइज्ड है, जबकि डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है ये इलीगल नहीं है, ये अवैध है। अथॉरिटी आप देख लीजिए, कानून प्रवर्तन जो एजेंसी है, कैरिड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो भी है वो इसको यूज़ करती हैं, जबकि अधिकारियों के रूप में पेश होने वाले जो ठग होते हैं वो डिजिटल घोटाले में लगे हुए हैं, गिरफ्तारी घोटाले में। और इसका उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट जो किया जाता है वो जस्टिस और क्राइम प्रिवेंशन के लिए किया जाता है, यानी कि न्याय और अपराध रोकथाम के लिए। और जो ये जो किया जाता है, स्कैम जो किया जाता है, आर्थिक और व्यक्तिगत हित के लिए। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो डिजिटल अरेस्ट के तहत फॉलो किए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं, जबकि जो डिजिटल गिरफ्तारी है और घोटाला है उसके तहत धमकी और धोखे का प्रयोग किया जाता है। तो इस संदर्भ में आपके समक्ष एक क्वेश्चन है, डिजिटल गिरफ्तारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डिजिटल गिरफ्तारी में वास्तविक समय निगरानी और जीपीएस और ड्रोन का उपयोग शामिल है। बिल्कुल हमने अभी आपको दिखाया था। इंडियन पिनल कोड जो है 1860 साइबर अपराधों से संबंधित सजा का प्रावधान करती हैं। और अगला हमारा, भारत में डिजिटल गिरफ्तारी को मान्यता नहीं है। तो भारत में डिजिटल गिरफ्तारी को मान्यता है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है उसका मान्यता नहीं है। तो स्कैम गलत है, बल्कि डिजिटल अरेस्ट जो है ये लीगल है। तो थर्ड ऑप्शन अगर हम निकाल दें तो हमारे पास बच जाता है 1 और 2, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि डिजिटल गिरफ्तारी जो है वास्तविक समय निगरानी के लिए जीपीएस, ड्रोन और ऑनलाइन निगरानी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। और 1860 जो है आईपीसी, उसके तहत भी साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य डिजिटल अपराधों के लिए जो है दंड शामिल हैं। और डिजिटल गिरफ्तारी से का तात्पर्य अपराध में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान, ट्रैकिंग और पकड़ने के लिए प्रौद्योगिकी
डिजिटल साक्षर ऑनलाइन विधियों का उपयोग से है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि भारत में डिजिटल अरेस्ट जो है अवैध है, ऐसा नहीं है। डिजिटल अरेस्ट तो वैध है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है वो अवैध है। तो इसके तहत आप देख लीजिए, डिजिटल एविडेंस जो प्राप्त किए जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, जीपीएस डेटा, डिजिटल लेन देन आदि, ये इसको यूज किया जाता है डिजिटल एविडेंस के रूप में। आईटी एक्ट 2000 भी जो है डिजिटल साक्ष्य के उपयोग को नियंत्रित करता है। आईपीसी 1860 भी डिजिटल अपराधों को के विषय में दंड का प्रावधान करता है। और सीआरपीसी 1973 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है। और हमारा जो अब भारतीय न्याय संहिता आया है, भारतीय न्याय संहिता, एक्चुअली उसको इंक्लूड करना था, लेकिन वो इंक्लूड नहीं हो सका है। हम कोशिश करेंगे कि आगे अगर इस तरीके के मामले आएँ तो वर्तमान में जो एक्ट चूँकि लागू हो चुका है तो उसको हम लोग यूज़ करें। ये एक प्रीवियस लॉ को हमने लेकर के बनाया, लेकिन न्यू लॉ जो है वो छूट गया है। तो आगे अगर कोई आता है टॉपिक डिजिटल अरेस्ट को लेकर के, तो हम अभी वर्तमान के सारे लॉ को उसमें इंक्लूड कर देंगे। सो अगला हमारा है लोकपाल टू फैसिलिटेट अन्ना हजारे एजी एक्स सुप्रीम कोर्ट जज। तो लोकपाल जो है एक प्रोग्राम करने वाला है, फेलिसिटेट करेगा किसको, अन्ना हजारे को, अटॉर्नी जनरल को, और फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अप्रिसिएट किया जाएगा इसके तहत। तो लोकपाल स्थापना दिवस के अवसर पर समाज सेवी अन्ना हजारे, अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं हेगड़े, उनको सम्मानित किया जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में जो 2014 में लागू किया गया था, उसी में इन लोगों ने काफ़ी अपना योगदान दिया था। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी चलाया था और बाद में लोकपाल आई थी। जस्टिस हेगड़े अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए प्रसिद्ध हैं और अपने कार्यकाल के दौरान कर्नाटक लोक आयुक्त को नई ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया है। सो चलिए लेट्स सी अबाउट द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। सो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 भारत में भ्रष्टाचार विरोधी लोकपालों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। लोकपाल केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है, जबकि लोकायुक्त राज्य स्तर पर कार्य करता है। इसकी मुख्य विशेषता अगर आप देखें तो लोकपाल की स्थापना के तहत जो है 50% सीट जो है SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन को इंक्लूड किया जाता है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य इसके तहत होते हैं, जिसमें 50% रिजर्व्ड कैंडिडेट और वुमेन जो हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं। अधिकार क्षेत्र अगर आप देखें तो लोकपाल प्रधानमंत्री कुछ अपवादों के साथ, ये ध्यान रखिएगा, कुछ अपवादों के साथ, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री रिक्रूट नहीं है, जबकि कुछ अपवाद इसमें शामिल हैं। मंत्री, सांसद, नौकरशाह से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है। सरकारी धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों, गवर्नमेंट फंड जहां भी जा रही है उसको भी इसके दायरे में रखा गया है। अधिकार की अगर बात करें तो लोकपाल को गवाहों को बुलाने, दस्तावेज जब्त करने, जांच करने के अधिकार के लिए दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त है और यह अनुशंसनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है और मामलों को सीबीआई जैसे संबंधित एजेंसियों को संदर्भित कर सकता है। नियुक्ति की अगर बात करें तो चयन समिति के आधार पर होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के नामित न्यायाधीश इसके तहत शामिल होते हैं और वो चूज करते हैं कि कौन लोकपाल के रूप में नियुक्त होंगे। शिकायत तंत्र की अगर बात करें तो नागरिक सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लोकपाल प्रारंभिक जांच के बाद विस्तृत जांच का आदेश भी दे सकता है। तो इस संदर्भ में आपके समक्ष एक क्वेश्चन उपस्थित है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ बिना किसी अपवाद के, अब देखिए यहीं पे आपको मिल गया मौका, और मौका जैसे ही मिल गया लगा दीजिए आप चौका, और ये आपका स्टेटमेंट हो गया गलत, और इस प्रकार से आपका आंसर तो आ गया। लेकिन चलिए आगे पढ़ते हैं। सरकारी धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन को लोकपाल जो है जांच कर सकती है, और एटलीस्ट जो है लोकपाल के कम से कम 50% सदस्य जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। सो सेकेंड एंड थर्ड इज राइट। फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर आप देखें तो लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच तो कर सकता है,
लेकिन कुछ मामले जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से शक्ति नहीं प्राप्त है, कुछ न कुछ इसमें उन्मुक्तियां प्राप्त है प्रधानमंत्री को। बाकी पे हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है। अगला हमारा है की नोट्स में आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री कुछ अपवाद के साथ मंत्री, नौकरशाह और सरकारी धन प्राप्त करने वाले जो गैर सरकारी संगठन हैं वो इसके दायरे में आते हैं। सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जो नामित न्यायाधीश होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो चूज करते हैं लोकपाल को। और जो अलाउ कंप्लेन अगर देखें तो नागरिक जो है सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मेजोरिटी लेबनान लॉ मेकर्स जो है बैक आईसीजे जज टू बी नेक्स्ट सीएम। तो आईसीजे के जज हैं उनको जो है लेबनान में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं वो चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ जो लेबनान लॉ मेकर्स हैं जो नवाब सलम जो है उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सो लेबनान के कई सांसदों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज नवाब सलाम को प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन दिया है। लेबनान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं जोसेफ आउन ने नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा से पहले सांसदों से जो है चर्चा की थी। इस संदर्भ में स्थानीय मीडिया के अनुसार 128 राष्ट्रीय संसद में सलाम को और 78 सांसदों 128 में से 78 सांसदों का समर्थन इनको है, जबकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो हैं उनको केवल 9 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है। सो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ये ध्यान दीजिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा स्थापित हुआ था और ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह राज्यों के बीच, यानी यहाँ राज्य का मतलब विभिन्न देश से है, बीच विवादों को हल करता है और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों पर परामर्श जो है वो जारी करता है। इसकी अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो ये यूएन चार्टर के अंतर्गत जो है एस्टेब्लिश्ड है और ये जो 1946 में फंक्शन शुरू किया गया था, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, उसको हटा करके मतलब उसका स्थान लिया था, ये आप समझ लीजिए। संरचना की बात करें तो आईसीजे में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनमें 9 साल के कार्यकाल के लिए जिन्हें चुना जाता है। न्यायाधीशों को विश्व के प्रमुख कानूनी प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करना होता है या करना चाहिए। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते इसके तहत। इसका अगर अधिकार क्षेत्र की बात करें तो विवादास्पद मामले जो होते हैं आईसीजे जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर राज्यों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करती हैं और परामर्श भी जारी करती हैं। आईसीजे जो है संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं और विशेष एजेंसियों द्वारा पूछे गए सवालों पर कानूनी सलाह प्रदान करती है। जैसे मान के चलिए कि अगर भारत में लॉ मेकर्स को या राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार के सलाह की जरूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, वो भी सलाह देती है किसको, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों को, संस्थाओं को। कार्य देख लीजिए तो संप्रभुता, समुद्री सीमा, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित विवादों को ये सुलझाता है और देशों के बीच संगठित रूप से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान को भी ये सुनिश्चित करता है। महत्वपूर्ण मामलों को अगर देखें तो भारत पाकिस्तान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो भारत बनाम जो पाकिस्तान था, कुलभूषण जाधव मामला, जो कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा की जो सुनाई गई थी उसकी समीक्षा करने के लिए आईसीजे ने फैसला सुनाया था। पाकिस्तान को बोला गया था कि आप इसकी समीक्षा करो। अगला अगर हम देखें तो निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य अगर आप देखें 1986 का, तो आईसीजे ने फैसला दिया था कि अमेरिका ने निकारागुआ में सशस्त्र समूहों का समर्थन करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। तो ये तो डायरेक्टली बाध्यकारी तो नहीं होता कि सबको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ये एक दबाव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
काम करता है। तो इशू और चैलेंजेस के अंतर्गत देखें तो फैसले लागू करने की जो शक्ति है, अपने फैसलों को लागू करने की शक्ति नहीं है, यह परामर्श के रूप में होता है। और सीमित क्षेत्राधिकार है, केवल राज्यों के विवादों का पक्ष बन सकते हैं। व्यक्ति या संगठन अगर कोई संघर्ष होता है किसी देश में तो ऐसी स्थिति में वो पक्ष नहीं बन सकते। स्वैच्छिक स्वीकृति है कि आईसीजे का अधिकार क्षेत्र राज्यों की सहमति पर आधारित है। मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। और लेकिन इसका एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव जरूर होता है और वो दबाव काम करता भी है कई मामलों में। तो इस संदर्भ में चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करिए। और आईसीजे को 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया और इसे अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थान लिया। ये बिल्कुल सही है, आपने अभी देखा था। आईसीजे का जो अधिकार है सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए अनिवार्य है और उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ गलत है यहाँ पे। आईसीजे केवल राज्यों को परामर्शात्मक राय देता है, संयुक्त राष्ट्र के अंगों या विशिष्ट एजेंसियों को नहीं। ये भी गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के हमने अभी पढ़ा है कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशिष्ट एजेंसियों को भी ये क्या देती है, परामर्श देती है। तो ये दोनों ही खत्म हो गया। तो हमारा केवल बचता है ऑप्शन नंबर ए। तो ए ही इसका सही आंसर है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत स्थापित किया गया था और अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थान इसने लिया। यह 1946 में कार्य करना शुरू किया। सेकंड स्टेटमेंट जो था हमारा, आईसीजे का अधिकार क्षेत्र सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। विवादास्पद मामलों में इसका अधिकार क्षेत्र सीमित राज्यों की सहमति पर निर्भर करता है, संबंधित राज्यों की सहमति पर, और जिन मामलों में इनका अधिकार क्षेत्र होता है उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। जिन मामलों में इसका अधिकार नहीं होता उसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। तो ऑलमोस्ट जो देखें तो निर्णय को बाध्यकारी नहीं ही मान के चला जाएगा। और आईसीजे जो है परामर्शात्मक संस्था है, केवल राज्यों को ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशिष्ट एजेंसियों को भी ये परामर्श देती है। कुछ संदर्भित बिंदु अगर आप देखें तो नीदरलैंड के हेग में ये इसका मुख्यालय स्थित है। अधिकार क्षेत्र जो विवादास्पद मामलों में अधिकार क्षेत्र राज्यों की सहमति पर आधारित होता है और जो राज्य आईसीजे के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करते हैं उनके लिए यह निर्णय बाध्यकारी होता है। और फंक्शन जो इसके कार्य राज्यों के बीच कानूनी विवाद सुलझाता है और कानूनी प्रश्नों पर परामर्श भी जारी करता है। तो इस प्रकार से जो आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस है वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।